नमस्कार। औद्योगिकरण के युग इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग भारत में मैनचेस्टर का आना इस विषय पर चर्चा करेंगे। पहले मैनचेस्टर की चर्चा कर लें तो मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक इंडस्ट्रियल एरिया है, एक औद्योगिक शहर है जहां पर सबसे पहले सूती वस्त्र का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए ब्रिटेन में मैनचेस्टर शहर का विकास किया गया। तो भारत में मैनचेस्टर का आना, इसका मतलब यह हुआ कि भारत में ब्रिटेन से बनाए गए कपड़ों को लाना। तो इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करते हैं। जहाँ टॉपिक की शुरुआत की गई है, ये सबसे पहले बताया गया है हेनरी पतुलो के बारे में। हेनरी पतुलो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था और 1772 ईस्वी में उसने एक स्टेटमेंट दिया था भारत के कपड़े के बारे में कि भारतीय कपड़ों की डिमांड पूरे विश्व में कभी भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में इतना अच्छा कपड़ा नहीं बनता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही इस भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही हम देखते हैं तो भारत के कपड़ा निर्यात में कमी आने लगती है। किताब में दिया गया है 1811 से 1812 के समय में भारत के कुल निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा 33% था, जो कि 1850-1851 ईस्वी में घट करके मात्र 3% रह गया। अब ये सोचने वाली बात है कि अचानक से ऐसी क्या स्थिति आ गई कि भारत के सूती वस्त्र के निर्यात में कमी आने लगी। इसके कई कारण थे। सबसे पहला कारण था कि जब ब्रिटेन में कपास का उद्योग यानी कि कपड़ा उद्योग जब वहाँ डेवलप हुआ तो वहाँ के उद्योगपतियों ने ब्रिटेन की सरकार के ऊपर, ब्रिटेन की संसद के ऊपर यह दबाव बनाया कि वह भारत से आयात होने वाले कपड़ों के ऊपर में आयात शुल्क लगाए ताकि भारतीय कपड़े महंगे हो सकें। उद्देश्य वही था कि अगर भारतीय कपड़े महंगे हो जाएंगे तो उसके तुलना में ब्रिटेन के कपड़े सस्ते होंगे और लोग उसे खरीदेंगे। इसी तरीके से ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भी दबाव बनाया कि वह भारत से आयात नहीं करे बल्कि ब्रिटेन में बनाए गए कपड़ों को भारत में ले जाकर के निर्यात करें। और जब ये दोनों चीज़ हो गए, ब्रिटेन में आयात शुल्क लगा दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के कपड़े भारत जाकर के बेचने लगी और इसका असर क्या हुआ? भारत के निर्यात में गिरावट होती है, जबकि ब्रिटेन से आयातित होने वाले सूती कपड़ों या कपड़ों के डिमांड में यहाँ वृद्धि होने लगती है। और जब ब्रिटेन में बनाए गए कपड़े भारत में बेचे जाने लगे, उसका इफेक्ट क्या होगा? सबसे बड़ा इफेक्ट उसका भारत के बुनकरों के ऊपर होगा, क्योंकि वही थे बुनकर जो कि कपड़े बुनने का काम करते थे। तो सबसे पहली समस्या भारत के बुनकरों के सामने क्या उत्पन्न हुई? पहली समस्या ये थी कि भारतीय बुनकरों का निर्यात घट रहा था, यानी कि भारत में बुनकरों के द्वारा जो कपड़े बनाए जाते थे उनका निर्यात जो है धीरे धीरे घट रहा था। और दूसरी बात कि भारत के स्थानीय बाजार में ब्रिटेन के फैक्ट्री में बनाए गए सस्ते कपड़े उपलब्ध थे, क्योंकि ब्रिटेन के फैक्ट्री में जो कपड़े बनाए गए थे उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता था, जिसके कारण उनके कपड़े सस्ते होते थे। और सस्ते होने के कारण भारत के जो बुनकर होते थे जो कि हाथों से कपड़े बनाते थे, उनकी मांग में काफ़ी हद तक कमी आने लगी। तो दो समस्याएं मुख्य रूप से थी। बुनकरों का निर्यात बाजार घटने लगा और भारत के बाजार में ब्रिटेन से आयातित कपड़े भर दिए गए, जिसके कारण भारतीय बुनकरों के द्वारा जो कपड़े बनाए जाते थे उनकी मांग में कमी आने लगी। इसी बीच क्या हुआ कि अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान 1961 से 1966 का जो समय था, अमेरिका में गृह युद्ध का समय था और ब्रिटेन इससे पूर्व अमेरिका से ही कपास खरीदा करता था।
लेकिन गृह युद्ध के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन के बीच जो व्यापारिक संबंध था वह समाप्त हो गया और ब्रिटेन कपास के लिए पूरे तरीके से भारत पर निर्भर हो गया। क्योंकि ब्रिटेन की कंपनियों को कपास की ज़रूरत थी, इसीलिए ब्रिटेन की कंपनियों ने भारत के किसानों को अधिक कीमत दे करके उनके कपास खरीदने लगे। ऐसे में भारतीय बुनकरों के सामने फिर से एक समस्या क्रिएट हो गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के जो कर्मचारी होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी होते थे, वह अधिक कीमत दे देते थे और भारतीय बुनकर उतनी अधिक कीमत देने में सक्षम नहीं थे। तो इस परिस्थिति में भारतीय बुनकरों के सामने रॉ मटेरियल की कमी हो गई। और इसके बाद क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में भारत में ही अनेक वस्त्र उद्योगों की स्थापना हो गई। ब्रिटेन में बनाए गए कपड़े पहले से भी भरे हुए थे, अब भारत में भी उद्योग में, कारखानों में बनाए गए कपड़े से बाजार भर गया और भारतीय बुनकरों के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। यानी कि औपनिवेशिक शासन काल में ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ तो उसका असर भारत के बुनकरों पर देखने को मिला। नेक्स्ट टॉपिक जो है फैक्ट्रियों का आना। भारत में देखा जाए तो सबसे पहला कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में बम्बई में स्थापित किया गया। इसके बाद 1804 से लेकर 62 तक का समय है, कपड़े मिल की संख्या बम्बई में 4 हो गई। इसी प्रकार से 1853 में कलकत्ता में पहली जूट मिल स्थापित की गई। 1860 के दशक में कानपुर में एल्गिन मिल की स्थापना की गई जो वस्त्र उत्पादन का काम करता था। इसी तरीके से अहमदाबाद में 61 में और 74 में मद्रास में भी कपड़े के मिल खुल गए। अब इन जो भारत में जो फैक्ट्रियां खुल रही थी, इन फैक्ट्रियों में पूंजी किसके द्वारा लगाया जा रहा था, यानी कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की जा रही थी? तो इसका उत्तर है कि भारत में जितने भी फैक्ट्री खोली जा रही थी शुरुआती दौर में, उस पर निवेश करने वाले, पूंजी लगाने वाले अधिकांश लोग भारतीय ही थे। लेकिन भारत के लोग जो क्या थे कि होता क्या था, 18वीं शताब्दी के अंत का समय था। ब्रिटिश सरकार चीन को अफीम का निर्यात करती थी और बदले में वहाँ से चाय खरीदती थी। ठीक है, चीन को अफीम निर्यात करना और वहाँ से चाय का आयात करना, और इस काम में बहुत सारे इंडियन जो थे, भारतीय लोग थे, और ब्रिटिश सरकार को पूंजी उपलब्ध करवाते थे। और इस पूंजी उपलब्ध करवाने के उसमें जो बिजनेस होता था, उस बिजनेस में उनको प्रॉफिट यानी कि लाभांश मिलता था। तो इस तरीके से भारतीय में बहुत सारे लोगों के पास काफ़ी अधिक मात्रा में पूंजी इकट्ठा हो गई थी और उन्होंने इस पूंजी का इस्तेमाल करके भारत में फैक्ट्री की स्थापना की। जैसे कि बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर, उनको चीन के साथ जो बिजनेस किया उसमें उनको काफ़ी लाभ हुआ। 6 ज्वाइंट सेक्टर उनके द्वारा स्थापित। देखिए, ज्वाइंट सेक्टर यानी कि भारत के लोग और ब्रिटिश लोग दोनों मिल करके जो है ज्वाइंट सेक्टर यानी उद्यम का स्थापना करते थे। द्वारकानाथ टैगोर की बात की जाए, बम्बई में दिनसा पेटेंट, जमशेदपुर में जमशेद जी नुसरवान जी टाटा यानी JRD टाटा जिनको हम लोग कहते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों ने जो है भारत में फैक्ट्री लगाने में अपना निवेश किया। लेकिन ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? भारत का आर्थिक शोषण करना। तो जैसे जैसे भारत पर ब्रिटिश सरकार का औपनिवेशिक शिकंजा बढ़ता गया, भारतीय व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। भारत में जो कारखाने थे, फैक्ट्री थे, उन फैक्ट्री में जो भी कपड़े बनाए जाते थे, उन कपड़ों को यूरोप में बेचने पर प्रतिबंधित कर दिया गया और कहा गया कि भारतीय कंपनियां, भारतीय लोग जो हैं अनाज, कपास, नील या कोई कच्चे माल का ही निर्यात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही सोच समझ की रणनीति अपनाई। भारत में जो फैक्ट्रियां स्थापित होती थी, जो ज्वाइंट सेक्टर होते थे, उस ज्वाइंट सेक्टर में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को लगाने की अनुमति इसी शर्त पर दी थी कि भारतीय लोग निवेश करेंगे और उसका मैनेजमेंट जो है ब्रिटिश सरकार देखेगी। यानी कि ये कंपनियां जो होती थी, ज्वाइंट सेक्टर थी, भारत और ब्रिटेन के सहयोग से चलती थी। उसमें धन का निवेश
भारतीय करते थे। प्रोडक्शन क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ बेचना है, कहाँ खरीदना है, ये सारा मैनेजमेंट का काम जो है वह ब्रिटिश सरकार के जो कंपनी होती थी तो वो करते थे। तो कई कंपनियां थी, जैसे कि बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, जॉर्ज स्किनर कंपनी इत्यादि कई कंपनियां थी जो भारत में भारतीय लोगों के साथ मिलकर के ज्वाइंट सेक्टर स्थापित करते थे। और इस तरीके से भारत में फैक्ट्री की स्थापना हुई। और इस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों पर चर्चा कर लेते हैं। जाहिर सी बात है कि जब फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर होंगे ही। बताया गया कि 1901 तक भारत में बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों की स्थापना कर जा चुकी थी और 1901 के आसपास में लगभग 5,84,000 मजदूर फैक्ट्रियों में काम करते थे, जो आगे बढ़ करके 24 लाख के आसपास पहुंच गए। अब ये मजदूर आते कहाँ थे? जहाँ पर फैक्ट्री होती थी उसके आसपास के गांवों से मजदूर को बुलाया जाता था और उनसे काम लिया जाता था। जब वो शहर में जाते थे, फैक्ट्री में काम करते थे, और जब लोगों को इस बात की जानकारी मिलने लगी कि शहर में फैक्ट्री में काम उपलब्ध है, रोजगार उपलब्ध है, तो फिर बाद में दूर दराज के लोग भी वहाँ पहुँचने लगे। लेकिन समस्या क्या थी कि हमेशा से ये होता है कि काम की तुलना में काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है। यही स्थिति इस समय भी थी। मजदूर यानी जिस फैक्ट्री में जितने स्थान थे मजदूरों के लिए, उससे कहीं अधिक संख्या में मजदूर उपलब्ध थे। ऐसी स्थिति में उद्योगपतियों ने मजदूरों की भर्ती करने के लिए जॉबर को नियुक्त किया। जॉबर उद्योग में या फैक्ट्रियों में मजदूरों के रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती का काम करते थे। ठीक है, तो जॉबर जो होते थे, किसको जॉबर का पोस्ट दिया जाता, जो कि कंपनी का सबसे पुराना और सबसे विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह ग्रामीण क्षेत्रों में जाता था, मजदूरों को परख करके उसे कारखाने में काम पर लगाता था। तो फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूरों को नियुक्त करने वाला जो अधिकारी होता था उसको जॉबर कहा जाता था। शेष औद्योगिक विकास का अनूठापन, इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे।